अंकिता जो छोटे छोटे बालों में और लोअर टी शर्ट पहनकर अपने ही गली के लड़कों के साथ घंटों खेलती थी, उसकी माँ उससे परेशान हो चुकी थी। यही बोलती कि देखो बेटा, तुम लड़की हो तो लड़कियों के साथ खेला करो, लड़कों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेला करो। लेकिन वो अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देती। अपने गली के जितने भी लड़के थे उनके साथ वो लड़कों वाला खेल ही खेलती थी। उसका जो रंग ढंग चाल ढंग सब लड़कों जैसा था, क्योंकि वो ज्यादा समय लड़कों के ही साथ रहती थी। लेकिन वो जो गली के लड़के थे उसे बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो लड़के इससे कुछ गलत व्यवहार करे। आज तक वो 10 साल की हो चुकी थी, कोई भी उस लड़के जो थे वो गलत व्यवहार नहीं किए थे, बस वो उनके साथ खेलती थी। उसकी माँ उसको समझाती, बेटा तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम लड़की हो तो अच्छे ढंग सीखो। लेकिन वो अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देती और जब भी टाइम मिलता बैट बॉल या कुछ भी खेलने तुरंत गली में निकल जाती थी। ऐसे इसकी माँ एक दिन बैठी थी। अब ये अंकिता जो थी 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इसका बचपना वही था कि अपने गली के बच्चों के साथ खेलना, छोटे छोटे बड़े बड़े। अब इसके साथ के जो भी दोस्त थे वो भी बड़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों के साथ वही दोस्ती वाला रिश्ता था। उसमें से एक निखिल था नाम का लड़का था जो पड़ोसी का ही था। वो बहुत इसकी केयर करता था, इसको बिल्कुल भी एक दोस्त जैसे दोस्त होते ना वैसे इसके साथ खेलता था, हमेशा इसके साथ ही रहता था। अब जब ये 18 साल की हो जाती है तो इसकी माँ के पास एक दिन इसकी माँ की ही सहेली जो थी फोन करती है और बोलती है, मैं अपनी बेटी जो है ना वो मेरे बेटे से शादी कर दो। वो बोलती है, देखो मेरे बेटी के तो रंग ढंग, तुम आई हो कई बार मेरे घर देखी हो, वो उस देखती ही हो, वो एकदम बचपना है उसके अंदर थोड़ा, और मैं उसको लड़कियों वाले गुण सिखा दूँ, खाना पीना कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके बाद मैं सोचूंगी शादी के लिए। लेकिन उसकी सहेली जो होती है उसकी माँ की, वो बोलती है तुम्हारे में और मेरे में अंतर ही क्या है, मैं उसके सारे शादी होने के बाद सारा उसको मैं सिखा दूंगी, तुम परेशान मत हो। अब अंकिता जो होती है उससे उसकी माँ बोलती है, अंकिता जो होती है उसे शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो तो बचपन से ही लड़कों वाले शौक होते हैं। उसे कुछ भी उसके जो बाल होते हैं बिल्कुल लड़कों जैसे कटे, उसका शरीर का हुलिया बिल्कुल भी लड़कों जैसा बना के रखती है, तो वो कहीं से भी लड़की देखने में लगती ही नहीं, लेकिन सबका सूरत अच्छी होती है। अब इसकी माँ शादी के लिए हाँ तो कर देती है। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। अब वो समय आता है जब अंकिता की शादी हो जाती है और ये अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जो था वो शहर में था, तो इसको ट्रेन का सफर था, ट्रेन से जाना था। ये जाकर जब इसकी शादी होती है तो वो उस लड़के को देखती है जिससे इसे शादी हो रही है, तो उसे देखती रहती है, क्योंकि इस लड़के में कोई फीलिंग आती ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही लड़कों के साथ खेलती है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि माँ ने उसके साथ ये क्या ही कर दिया है। वो जो साड़ी और ये गहना पहने हुए थी उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी कि आखिर ये सब उसने क्या पहन रखा है। अब वो ट्रेन में बैठती है और ट्रेन में बैठने के बाद एक दिन का सफर होता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब कमरे में उसकी जो सास होती है उसको कमरे में ले जाकर अंकिता को बिठाती है और दुल्हनों की तरह सजा देती है। बोलती है, बेटा अब तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी और अब तुम्हें ऐसे ही रहना है। वो डरी सहमी बैठी होती है, तभी उसका जो पति विजय होता है वो कमरे में दाखिल होता है। वो उसको देखता है तो बोलता है, मेरी माँ ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने हामी शादी के लिए भर दी थी। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। वो बस उसकी बातें ही वो बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। वो बोल रहा है, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ, ये तुम अपने बालों में लगा दो। वो उसके बालों में वो गजरा लगा देता है। वो उसको बस एक टक देखती ही रहती है। कुछ देर उसके पास बैठकर उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहता है, लेकिन उठ जाता है और उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वो ये बर्ताव देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि आखिर इसको अचानक हो क्या गया। ये तो मेरी तारीफें कर रहा था, अचानक इसको क्या हो गया। व्यवहार उसके लिए बहुत ही अजीब लगा था। लेकिन जब सुबह वो अपनी सास के पास गई तो अब वो उसकी जो सास होती हैं उसकी माँ की सहेली होती हैं, इसके घर कई बार आई गई होती है, तो इसके व्यवहार से वो बिल्कुल भी जानते हैं कि कैसी है, इसलिए वो उसको पूरे अच्छे से ढंग सिखाती है, कौन कैसा क्या काम करना है, प्यार से सब कुछ सिखाती हैं। अब ये डेली वही था कि ये साड़ी पहनती, अच्छे से अपने आप को लड़कियों वाला जितने भी अंदर है वो सब करने की कोशिश करती। दूसरे दिन इसका पति अब इससे बात भी नहीं करता, वो कहीं भी इसको देखता तो नजरें फेंक कर चला जाता। ये कोशिश करती कि आखिर इसमें कमी क्या हो गई कि जो इसे बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। ये एक दिन उसको कमरे में आया तो उसने इससे पूछ ही लिया कि आखिर क्या कमी हो गई जो तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो। तुम अपने इस शरीर को जाकर आईने में खड़े होकर देखो कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। तुम्हारे ये जो हाथ है ना, मैंने उस दिन देखा तब मुझे पता चला ये लड़कियों जैसे कोमल नहीं है, ये हाथ जो तुम्हारे बहुत सख्त है, मानो जैसे लगता होती है वो बैट बॉल गलियों में लड़कों वाला खेल खेलना, तो उसके हाथ तो कड़े हो ही गए थे। तो बोलता है ये तुम्हारे हाथ ना लड़कियों जैसे कोमल बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीने पे अपने नजर डालो, ये तुम्हारा सीना है, कहीं दूर दूर तक कुछ
एकदम बिल्कुल सपाट लड़कों जैसा तुम्हारा शरीर का बनावट है। वह यह बात सुनकर बिल्कुल भी चौंक जाती है और अपने आप को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगता कि आखिर ये कमी मेरे पति को मेरे अंदर दिखी जिससे ये मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। अब वो डेली का काम था, कमरे में आता लेकिन इससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और इससे दूरी बनाकर रखता। एक दिन अच्छा ये सोई हुई थी, तभी रात के 12 बजे किसी की आवाज़ आई तो ये कमरे से झाँक कर देखी तो इसकी सास जो थी इसके पति दोनों अपने में इसकी माँ डांट रही थी और वो अपनी माँ को ही भी बोल रहा था कि तुमने ही पसंद करके शादी की है, तुम ही इसको रखो, मैं तो इससे रखने वाला नहीं, मैं अब इसके साथ जिंदगी बिताना ही नहीं चाहता। उसकी माँ उसको समझा रही थी लेकिन वो अपनी माँ की बातों को बिल्कुल भी अनसुना कर रहा था। वो यह बात देखकर वो काफ़ी सिसक पड़ी थी। सुबह इसकी सास जो थी इसको बच्चों की तरफ पुचकार रही थी और समझाने लगी, बेटा टेंशन मत लो, मेरा बेटा जो है धीरे धीरे समझ आ जाएगा उसको, तुम इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये समझ नहीं पाती कि आखिर करे तो क्या करे। ये बिल्कुल भी अपने आप को उसके प्रति ढालने लगी थी, जैसा उसको अपनी सास से पूछती कि इनको क्या पसंद है, उसको क्या करना है। अपने आप को बिल्कुल भी संवारती कि एक नज़र वो इस पे डाल ले, लेकिन वो बिल्कुल भी इसको नज़र ही नहीं डालता था। वो थक हार चुकी थी। अब इसकी जो सास होती है एक दिन बोल देती है, बेटा तुम अपने मायके हो आओ, थोड़ा मन बहल जाएगा और इसका भी मन बहल जाएगा, फिर देखना मैं तुम आओगी तो मैं तब तक इसको समझा चुकी होंगी। ये अपनी सास की बात मान लेती है, मायके चली जाती है। जब ये मायके आती है तो इसका चेहरा बुझा बुझा था, बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। इसकी माँ इसका, बेटा क्या हुआ है, तुम लड़कियां ससुराल से आती हैं तो बहुत चहकती हैं, खिली खिली दिखती हैं, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। लेकिन ये अपनी बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इसकी माँ पहले ही इसको बोलती थी कि तुम लड़कियों वाले ढंग सीख लो, ससुराल में तुम्हें कैसे रहना है। अब ये बात उसको समझ में आ रही थी लेकिन अपनी माँ को बात बिल्कुल भी नहीं बताती और बोलती माँ कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं था, और ये रह अब कमरे में चली जाती है। अब इसका जो बचपन का दोस्त निखिल होता है, ये जब उसको पता चलता है कि ये अपने ससुराल से आई है तो ये भागा भागा इसके पास आता है और बोलता है कैसी हो। ये उसका चेहरा देखकर हल्की सी मुस्का देती है, बोलती है ठीक हूँ। बोलता है तुम जब से चली गई हो ये गलियां बिल्कुल भी सूनी हो गई हैं। वो बस उसकी बातें ही सुन रही थी। वो बोलता है तुम चहक नहीं रही हो, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, अब तुम बिल्कुल भी बदल चुकी हो, कितने अच्छे से अब तुम लड़कियों वाले अब तुम तो बिल्कुल भी बदल चुकी हो, अब तुम वो पहली वाली नहीं हो। ये उसका बात सुनती और इसका तो दिमाग बस अपने पति के ऊपर था जो इसके ऐसा व्यवहार कर रहा था। ये फोन का इंतजार कर रही थी कि आखिर किसी न किसी दिन वो फोन करेगा इसका पति, लेकिन एक दिन भी इसका पति फोन नहीं करता है। अब ये काफी परेशान हो चुकी थी। अब ये सोचती कि ये बात मैं किससे बोलूं कि जो मेरी परेशानियां हल कर चुके। अब निखिल की जो एक बड़ी बहन होती है इससे इसका काफी ज्यादा दोस्ताना होता है। ये निखिल के घर जाती है। उस समय निखिल अपने जो दुकान, इसका मार्केट में बहुत बड़ा दुकान थी जिसपे वो अपना दुकान चलाता था, वो अपनी दुकान पे इस समय चला गया था, नहीं तो वो दिन भर सर पे इसके खड़ा रहता है, इसको बातें भी इसकी बहन से नहीं हो पाती। इसलिए वो उस समय जाती है जब निखिल घर पे नहीं रहता है। वो उसकी बहन के पास जाती है और अपनी सारी बात वो बोलती है, जानती हो मेरा ये सीना जो है ना इसमें सपाट बहुत है। तो वो बोलती है परेशान मत हो, तुम्हें मैं एक हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, वो महिला डॉक्टर है, वो इसका इलाज कर देंगी। वो जो निखिल की बहन होती है उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो जो डॉक्टर होती है उसको कुछ दवाइयाँ देती है और बोलती हैं ये दवाइयाँ खाओगी तो तुम्हें एसिडिटी बनेगा और इस पे लीवर पे भी इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर तुम इसको रिस्क है, अगर तुम खाना चाहो तो खा सकती हो, अन्यथा तुम ये समय के साथ अपने आप सही हो जाएगा, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो अपने आप ये सही हो जाएगा। वो बोलती है नहीं मुझे इसको सही करना है। अब वो दवाई लेकर आ जाती है और अपनी माँ के चोरी वो दवा खाने लगती है, लेकिन जब वो दवा खाती है तो उसको उल्टी सा महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है सर चक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी वो दवा को खाती है क्योंकि उसे ये था कि वो किसी तरह इतना ये लगने लगे कि उसका पति की नज़रों में उसकी अहमियत बढ़ जाए। अब वो धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। अब वो इतना परेशान हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें ज़्यादा परिवर्तन दिख नहीं रहा था। इसलिए वो एक गोली के बदले 2 गोलियां खाना शुरू कर देती है कि कुछ और ज़्यादा फायदा करेगा, जिससे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर घर में गिर जाती है। उसकी माँ जब उसकी ये हालत देखती है तो परेशान हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो उसके डॉक्टर जो होते हैं उसको बताते हैं कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसके जो लीवर पे बहुत दवाइयों का असर पड़ा है, ये दवाइयाँ खाती थी जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई है। डॉक्टर इसकी माँ को बताते हैं और उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी इतना दर्द सह रही थी और उसने मुझे कभी भी शेयर नहीं किया। अब वो उससे पूछती है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसका पति का फ़ोन आता है उसकी मोबाइल पे तो खुशी से झूम उठती है कि शायद मेरी तबीयत का पता चला होगा तो मेरी हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया है। वो खुशी से फ़ोन उठाती है तो उसका पति बोलता है देखो
तुम बिल्कुल भी अब यहाँ आना मत। माँ तो तुम्हारे आने की बिल्कुल भी तैयारी कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें दर्द ही मिलेगा। मैं तुम्हें तलाक का पेपर भिजवा दूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने पास रखना नहीं चाहता। वो उसकी बातें सुनकर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फोन कट जाता है। उसकी माँ उसी के पास बैठी हुई थी और जब ये बात उनको सुनती है तो उनके भी सर घूमने लगता है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हीं की सहेली का बेटा उसकी बेटी के साथ ये हैवानियत कर रहा था, उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। अब वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहती है। हफ्ता बाद जब डिस्चार्ज होकर घर आती है तो अब वो उसका जो शरीर था बिल्कुल भी कमजोर हो चुका था, उसकी आंखें गड्ढी हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी एक दुबली पतली और बहुत कमजोर लड़की बन चुकी थी। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे समय सब सही हो जाएगा। लेकिन जो निखिल होता है वो उसकी हालत देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि वो बचपन के उसके साथ खेला पला बड़ा है, तो वो उसकी आदतों से उसको पता चलता है। वो उसके पास आता है और बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे अच्छी लगती हो। पता नहीं वो कैसा इंसान है जो मैं तुम्हारे अंदर इतनी कमियां देखता है। वो निखिल जो होता है उससे बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो पहले ही उसकी बात को सुनती है और उसका चेहरा देखने लगती है और बोलती है कि इतना घाव तो मैं पहले इससे सोच चुकी हूँ। और उसकी बातें सुनकर वो बिल्कुल भी गुस्से में बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोला करो और यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब निखिल समझ चुका था कि काफी परेशान है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन निखिल की माँ रिश्ता लेकर निखिल माँ के घर जाती है और उसकी माँ जो होती है इससे पूछती है तो ये कुछ भी नहीं बोलती है। अब इसका रिश्ता जो होता है निखिल से करा दिया जाता है। अब ये निखिल जो है इससे शादी करता है तो ये डरी सहमी बैठी रहती है। अब ये मजबूरी में निखिल से शादी तो कर लेती है, लेकिन इसे यही एहसास होता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा धोखा, अभी तक मुझे औरत का कोई भी दर्जा नहीं दिया, मेरे शरीर को टच भी नहीं किया है। वो आज वो निखिल के सामने सुहागरात की सीट पे बैठी हुई थी। डर भी उसके पहले मन में वही था कि जो उस दिन उसने धिक्कार कर उसको छोड़ा था, आज वही सिलसिला फिर होने वाला है। निखिल आता है और इसके पास बैठता है और बोलता, और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने उस लड़के से शादी करा दी, उसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं सका, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, जिससे उसके मन में खुशियाँ आती हैं। और आज उसके 2 बच्चे हैं, निखिल के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रही है। और इसका जो पति होता है उसकी कहानी अलग ही होती है। वो जो होता है उसकी जो इसकी माँ की सहेली होती है, वो आती है इसकी माँ के पास और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बोलती है, जानती हो मेरा बेटा एक तवायफ के चक्कर में फंस गया था और मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर दूंगी तो शायद वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसकी आदतें और भी खराब होने चली। अब वो उस तवायफ के आगे इसको ये कुछ भी नहीं लगती थी। उसको तो बस हर जगह तवायफ जो थी वही अच्छी लगती थी, इसलिए वो तुम्हारी बेटियों में कमियां ही देखता था। उसने कभी इसको छुआ भी नहीं और मैं उसको बहुत रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं बचा सकी। आज वो शराब भी पीने लगा है, अब हम लोगों को छोड़कर उसी तवायफ के पास ही चला गया है। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी में जो भी हमारी वजह से दुख आया, उसकी जो माँ होती है अपनी सहेली को माफ़ कर देती है, क्योंकि उसकी सहेली ने सब जानते हुए भी उसकी बेटी से उसकी शादी करवाई थी, कि जानती थी कि मेरा बेटा सही नहीं है, इसके बावजूद इसकी बेटी को उस नरक में धकेला था। उसके बावजूद भी उसकी बचपन की सहेली थी, इसकी वजह से उसकी माँ उसको माफ़ कर देती है। और आज वो निखिल के साथ इसकी जो बेटी है बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, आज बहुत दोनों खुश हैं। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।